बच्चों चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ वो टॉपिक जिनके नोट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है फॉसिल फ्यूल। उस सब के अंदर ये सारे टॉपिक्स आएंगे, आपको एक चीज़ समझाई जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे आज के साथ विंड एनर्जी, और जो अगली वीडियो होगी उसमें आप लोगों के लिए आएगा बायोमास क्या होता है। ठीक है, बायोमास एनर्जी क्या होती है और हम उस एनर्जी को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम उसे बनाते हैं बायोगैस प्लांट के थ्रू। तो उसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब जानते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको समझना जरूरत है, ये जो देखिए, हम कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ रहे थे। कन्वेंशनल सोर्सेज में मैंने आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट पढ़ाया था, बिल्कुल सही। मैंने आप लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिए हैं। अब आप लोगों को याद होगा, थर्मल पावर प्लांट पे जिस चीज के ऊपर काम करता है, नीचे हम लोगों ने कुछ चीज आग लगाई थी, जलाया था ना, कुछ याद होगा आपको, फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सही। तो फॉसिल फ्यूल भी एक तरह से कन्वेंशनल सोर्स है, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो भी वन, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब हम वही पढ़ेंगे। देखिए, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, आप सब लोग इसकी डेफिनेशन सुनते हो, बिल्कुल रटी हुई वही डेफिनेशन है। द dead and decaying the dead and decaying organic matter that has been buried under the surface of the earth millions of years ago, ठीक है, इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जिसमें बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं जो बहुत साल पहले अर्थ की सरफेस के अंदर बरीड हो चुके हैं। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमको इस फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। हमें फॉसिल फ्यूल के कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने जरूरी हैं। डेफिनेशन तो आप सबको पता ही लग चुकी है। फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो आप इसे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये जो फाउंड होते हैं, ये माइंस होती हैं, इनकी माइंस मिलती हैं। जैसे आप लोगों को झारखंड में बहुत सारा आप लोगों ने सुनने को मिला हुआ, इनकी माइंस, ये माइंस की फॉर्म में डिस्कवर किए जाते हैं। दूसरी चीज, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर काफी लार्ज अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स के अंदर काफी लार्ज अमाउंट में कार्बन का कंटेंट होता है, और वही उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा, उतना उतना अच्छा उसके अंदर एनर्जी का लेवल होगा। जैसे हमारा कोल हो गया, हमारा पेट्रोलियम हो गया, हमारा नेचुरल गैस हो गया, इन सबके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन का कंटेंट है। आप लोग समझ पा रहे हो। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। ये फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, इसमें कोई आदमी मरा, ठीक है, प्लांट अभी दबे, बहुत साल पहले दबते गए। तो होता क्या है, अर्थ ऊपर सन है, ठीक है, और नीचे वैसे भी अर्थ की कोर भी काफी हीटअप होती है, मॉल्टन होती है। तो दोनों के कंबाइंड टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से, क्या बोला मैंने, दोनों के कंबाइंड टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, फॉसिलाइजेशन, या नोट से पक्का मेंशन है। और उस फॉसिलाइजेशन के तहत जो सब्सटेंस बन के निकलते हैं, जो नीचे से जो सब्सटेंस बन के निकलते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो आपको समझना है कि जो सब्सटेंस, जो प्लांट हो गए, सॉरी सब्सटेंस बोल रहा हूँ, जो प्लांट एनिमल्स बहुत साल पहले कहीं अर्थ के अंदर दब चुके हैं, वो अर्थ के टेम्परेचर की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से उनके अंदर एक एनर्जी एंट्रैप हो जाती है। क्या ट्रैप हो जाती है उनके अंदर, एनर्जी एंट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है, और उसी एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को एक बात पहले बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये कहीं अपने आप से एनर्जी लेके नहीं आ रहे हैं, ये एनर्जी समय के साथ इन्होंने गैदर की है, इन्होंने जमा की है, ये वही एनर्जी हमको दे रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी फेल नहीं हो सकता, पहली चीज। बात करते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस की। देखिए, इनके एडवांटेजेस तो हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला डिसएडवांटेज आप सबको पता है, जब भी हम कभी किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, पहली चीज। अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा तो वो हार्मफुल गैसेज छोड़ेगा, अगर हार्मफुल गैसेज छोड़ेगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करेगा, ये सेकंड पॉइंट बन गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की हार्मफुल गैसेज छोड़ते हैं, और ये वही गैसेज हैं जो ऊपर जाती हैं और वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन का रोल प्ले करती हैं। क्या बन जाती हैं, एसिड रेन। और जैसे ही ये एसिड रेन नीचे आता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मान लो किसी फॉसिल फ्यूल ने NO2 गैस छोड़ी, किसी ने SO2 गैस छोड़ी, जैसे ही वाटर में मिक्स होगा, तो ये वाला जब मिक्स होगा तो ये तो बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। ये आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर के अंदर कि किस तरह से ये एसिड बनता है। ऐसे जब ये मिक्स होगा तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों के दोनों एसिड जैसे ही वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो ये अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं। उससे क्या होता है, ये जो हमारी सॉइल है उसका जो पीएच है, उसके पीएच को डाउन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर सॉइल में फिर ग्रो नहीं कर पाते, उसकी फर्टिलिटी को खराब कर देता है। तो देख रहे हो आप कहाँ से करेक्ट हुआ और कहाँ इसका डिसएडवांटेज चलेगा। तो ऐसे ही इसके एक आध डिसएडवांटेज और भी हैं, जिसमें से इसका एक डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसको आप दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, ये खत्म हो जाता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज और मैं बताता हूँ कि फॉसिल फ्यूल्स की हमको रिजर्व्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, रिजर्व्स। और ये रिजर्व्स एक लिमिटेड अमाउंट में है। मतलब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, आज देखिए, आज का समय ऐसा आ गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं,
और एनर्जी यूज कर, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, बहुत फास्ट फास्ट ह्यूमन बीइंग क्या है, डेवलप कर रहा है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के सोर्सेज लिमिटेड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और हम लोग रिसोर्सेज को बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, तो ये भी एक तगड़ा लिमिटेशन है कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं, और एक समय बाद ऐसा पक्का आएगा कि ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। बट अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहले एडवांटेज इसका होता है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये मैं वीडियो नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत डिटेल में। सेकंड पॉइंट बता दूं आपको, इनके पास एबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू जनरेट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट होता है कि दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब एक बार अगर हमें माइंस कहीं मिल जाए और हमने उसको ढंग से एक्सप्लोर कर दिया तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। मतलब जो इनसे जो जितने जितनी कॉस्ट में हमने उसको डिग किया, एक्सप्लोर किया, और जितनी कॉस्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी बेची, काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट होता है दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, इनको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है। और लास्ट पॉइंट आता है दे आर इजी टू फाइंड। ठीक है, इनका जो एक्सप्लोरेशन है वो काफ़ी ईजी है। समझ आ गया आप लोगों को। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स में मेंशन किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कोल की। देखिए, अगर मैं कोल की बात करूं तो मैंने फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या बोला, द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बाकी पूरी डेफिनेशन अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। कोल में क्या करो, सिर्फ प्लांट को बरी करो। किसे बरी करो, प्लांट को। समझ आ गया। फिर से डेफिनेशन बोलता हूँ, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज फॉर्म्ड from dead plants buried under the surface of earth millions of years ago। सही बात है कि नहीं बात है। यानी कि जो कोल होते हैं वो एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है, कोल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो डेड प्लांट से बनता है, जो कि बहुत साल पहले अर्थ की सरफेस के अंदर कहीं ना कहीं दब चुके हैं। सही बात है कि नहीं बात है। तो अब बात करते हैं कोल की थोड़ा सा और। देखिए, कोल के एडवांटेजेस क्या है पता है। आज भी हमारे रूरल इंडिया में खाना बनाने के अंदर, रूरल इंडिया में जो खाना बनाने के लिए कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन रूरल इंडिया टू कुक फूड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोल जो है इसको थर्मल पावर प्लांट जैसे एनटीपीसी इसको बहुत यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आपको मैंने थर्मल पावर प्लांट समझाया था ना, कि वाटर का एक बॉक्स होता है, उसको हम हीट करते हैं, है ना, पहली चीज़। तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट, कोल का एक बहुत तगड़ा यूज़ है। जितने भी आपने ईंटों के भट्टे देखे होंगे, ब्रिक क्लिन, ठीक है, वहाँ क्या होता है, ईंट को पकाना होता है ना, ईंट को प्रॉपर तरीके से उसको मजबूत बनाने के लिए मिट्टी की ईंट होती है, उसको पकाते हैं। तो उसको पकाने के लिए वो लोग कोयले का बहुत यूज़ करते हैं। वहाँ पर भी कोयला का जो है बर्निंग में जो कोल काफ़ी यूज होता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेज सेम होंगे जो किसके हैं, फॉसिल फ्यूल के हैं। वही पॉल्यूशन कॉज करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो फॉसिल फ्यूल वाले आप लोग सेम रेप्लिकेट कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोल की। हमारे पास बेसिकली आपके कोर्स में 4 टाइप ऑफ कोल को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है हमारा पीट। क्या होता है, सबसे पहला पीट। नेक्स्ट होता है हमारा लिग्नाइट। उसके बाद हमारा होता है, लिग्नाइट के बाद हमारा होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस, स्पेलिंग का कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हमारा होता है एंथ्रेसाइट। लास्ट हमारा क्या होता है, एंथ्रेसाइट। तो ये एंथ्रेसाइट, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, कौन सा सबसे खराब क्वालिटी का होता है। तो हिंट देता हूँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट। अब देखिए कैसे चेक करते हैं कि कौन सा जो कोयला है, जो कौन सा कोल है, वो कितनी बेस्ट क्वालिटी का होगा। बड़ा एक सिंपल पैरामीटर है, जिस कोल के पास कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेस्ट क्वालिटी कोल होगा। सही बात है कि नहीं बात है, बस यही बात ध्यान रखिए। अब क्या है, आपके कोर्स में इनको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनका ऊपर से बस एक बार ओवरव्यू लेना है। ठीक है, जब आप लोग जिस दिन आपकी क्लास होगी मैं आपको क्लास में एक बार समझाऊंगा पीट क्या होता है, लिग्नाइट क्या होता है, बिटुमिनस क्या होता है, एंथ्रासाइट क्या होता है। अभी के लिए इतना ही है, बस बेसिक बेसिक। ठीक है, ध्यान रखिए। सही बात है कि नहीं बात है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या होता है, देखिए, पेट्रा मतलब होता है रॉक। पेट्रा मतलब क्या होता है, रॉक। और ओलियम मतलब क्या होता है, ओलियम मतलब होता है ऑयल। यानी कि इसका बेसिकली इसका मतलब है रॉक ऑयल। इसका मतलब क्या है, रॉक ऑयल। अब समझिए बनता कैसे है। बिल्कुल सेम फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन को उठा के ले जाओ सी बेड्स में। सी बेड्स मतलब ओशियंस के किनारे। जहाँ भी सी बेड आपने देखा होगा ना, ओशन होते हैं, बहुत बहुत गहरे ओशन होते हैं, उनके नीचे कहीं तो उनका एंड होगा, कहीं तो उसका तल होगा, उसको बोलते हैं बेड। क्या बोलते हैं उसको, बेड, ओशियन बेड। जहाँ भी कभी बहुत साल पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स दब चुके हैं ओशियन बेड्स के अंदर, किसके अंदर, ओशियन बेड्स के अंदर, तो वहां बनता है हमारा पेट्रोलियम। वहां का बनता है हमारा पेट्रोलियम। तो समुद्र में डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है, वहां से रॉक को टीयर करना पड़ता है, पत्थर होते हैं, रॉक होते हैं, और उन रॉक के अंदर क्या होता है, ऑयल जमा होता है। उस ऑयल को हम लोग निकालते हैं। ये एक डार्क ग्रेइश या फिर डार्क ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, इसको अपन लोग, कुछ लोग कच्चा तेल, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं मार्केट में। ठीक है,
फिर इसको बहुत सारे प्रोसेस से निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, कोई और टेक्निक लगाएंगे, फिर इसमें से निकलता है डीजल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, वैसलीन निकलती है। तो इसमें से क्या होता है, फिर बहुत टाइप के ऑयल निकलते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में एनर्जी के लिए यूज करते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? तो आपको पेट्रोलियम समझ आ रहा है? पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जैसे ही माइंड में पेट्रोलियम आया, ऐसे कहाँ लेके जाना है आपको? ओशन बेड पे लेके जाना है, ओशन बेड के अंदर। तो फॉसिल फ्यूल समझ आया? पहली बात इसका फॉर्मेशन, फॉसिलाइजेशन समझाया था मैंने आपको, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, कोल, पेट्रोलियम। ये जो लेक्चर है कंप्लीट थ्योरी लेक्चर है, इसमें कंसेप्ट समझने के इतने कुछ खास है नहीं, थ्योरी लेक्चर है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चला रहा हूँ। चलिए 10 मिनट हो गए ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग विंड एनर्जी की। तो विंड एनर्जी की बात करने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी विंड की। देखो एक होती है एयर और एक होती है विंड, ठीक है? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एयर में स्पीड का या वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विंड में लेना देना है, ठीक है? बेसिकली जो मूविंग एयर होती है, कैसी एयर होती है? मूविंग एयर होती है, उसे हम बोलते हैं विंड, ठीक है? जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट करता है एयर, तब उसे हम क्या बोलते हैं? विंड। इसका मतलब हमेशा याद रखना, विंड के पास स्पीड होगी, विंड के पास वेलोसिटी होगी। और जिस चीज के पास वेलोसिटी या स्पीड होती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है जब कोई चीज चलती है? तो काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, विंड के पास एक कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोग बोलोगे यार इसके पास एनर्जी कहाँ से है? अरे भाई होता क्या है, अर्थ की सरफेस में अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस बनते हैं, और जब टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस बनते हैं तो हवा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। तो बेसिकली ये टेम्परेचर और प्रेशर एनर्जी है जो कि विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है। तो हर जगह एनर्जी का कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है, और इन सब के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है, वो है सन। वो कौन है? सन। सन ही टेम्परेचर देता है, इसीलिए बोलते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हर जगह आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के सन मिल जाएगा, ठीक है? तो समझने की कोशिश कीजिए, अर्थ की अलग अलग जगहों पे प्रेशर और टेम्परेचर के डिफरेंस हुए, उसकी वजह से हवा फ्लो हुई, विंड फ्लो हुई, और उस विंड की काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं टू फॉर्म विंड एनर्जी। सही बात है, यही मैंने आपको नोट्स में डेफिनेशन दी है। इसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं विंड एनर्जी को एक्सेस करने के लिए, उसको बोलते हैं विंड मिल। क्या बोलते हैं उसको? विंड मिल। सेम वही सेटअप है, विंड मिल बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल ऐसे पंखे जैसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, उसके पीछे फिर उस पर शाफ्ट लगा के डायनामो कनेक्ट करके जनरेटर से उसको, बस देखो हवा आई, विंड मिल घुमा, जैसे ही विंड मिल घुमा उसको शाफ्ट में कनेक्ट कर दिया, शाफ्ट घुमा उसको डायनामो में लगा दिया, जनरेटर में लगा दिया। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? विंड मिल के ऊपर अब इस यहाँ जरूरी क्या है? यहाँ जरूरी है हमको विंड एनर्जी के यूज आने चाहिए, इसके एडवांटेज आने चाहिए और इसके डिसएडवांटेज आने चाहिए। सबसे पहले देखिए यूज। देखिए आपने देखा होगा समुद्र में बहुत सारी बोट्स जो होती है वो सेल करती हैं, अब तो बहुत सारी मोटराइज बोट आ गई हैं। उससे पहले बोटों में बहुत बड़े बड़े कपड़े लगाए जाते थे, और कपड़े को लोग डायरेक्शन देते थे, हवा के थ्रू बोट को चलाते थे, सेलिंग ऑफ बोट। तो विंड वहाँ काम करती है। दूसरा, विंड विंड का एयर एक बहुत तगड़ा यूज है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जैसे प्रोड्यूस करे, ज्यादा करे, कम करे, जो भी डिसएडवांटेज है, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इससे। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा जो इसका पॉइंट है, काफी सारे काफी सारे हम लोग इससे क्या करते हैं? वाटर पंप। हम लोग विंड मिल्स की हेल्प से वाटर पंप चला सकते हैं, ठीक है? मतलब हम ग्राउंड लेवल से पानी निकाल सकते हैं, हम फ्लोर मिल्स चला सकते हैं, आटे की चक्की चला सकते हैं, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है? वो सब मैंने आपको नोट्स में भेजे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज और सबसे तगड़ा, पॉल्यूशन फ्री। कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करता, कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करता, ठीक है? पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है, इसमें आप लोगों को इन्वायरमेंट की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड, इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है? चिंता, इसमें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग। अब देखो, एक बार अगर आपने विंडमिल लगा दिया, एक बार अगर आपने खर्चा कर दिया एक बार, उसके बाद हवा चल रही है, पंखा घूम रहा है, बिजली मिल रही है, हवा थोड़ी आपसे पैसे मांग रही है? मांग रही है? नहीं मांग रही। इसका मतलब इट इज कॉस्ट फ्री एंड इकोनॉमिकल। बट लगने के बाद, एक बार लगने के बाद, तो ऐसे ही इसके और एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है? जो मैंने आप लोगों को नोट्स में भेजे हुए, मैंने बेसिकली 3 ही भेजे हुए, 3-4 बहुत होते हैं मार्क्स के, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से लिखिए। देखिए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन चीज़ों के ऊपर कंटेंट दुनिया भर का है, बट आपको लिमिटेड चीज़ लिखनी है मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि अगर आप फालतू लिखने बैठ गए तो आपको पेपर कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो यहाँ हमारा ध्यान ये रखना है कि जो मैं जैसे लेक्चर, जब मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ, समझाता हूँ, तो उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ और बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ, वो आपके समझने के लिए है। बट जो आपको कॉपी में दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही लिखने हैं, आपको अपने आप को लिमिट करना है, ठीक है? ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है कि आप लिखने बैठ गए, हमें तो इतना पता है, हम इतना लिख दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है? समय के साथ जितना पूछा गया उतना बताओ उसको,
फालतू ज्ञान ना पेड़ किया उधर पे। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेज बड़े तगड़े हैं भाई। जहाँ ये विंड मिल लगता है ना, जब ये घूमता है तो ये काफ़ी आवाज़ करता है, इरिटेटिंग है। तो बहुत सारे लोग बड़ा इससे परेशान रहते हैं, आसपास के लोग, इसीलिए आसपास बस्तियाँ बनती नहीं। पहली बात तो ये इरिटेटिंग होती है साउंड इसकी। दूसरा, विंड मिल वहीं लग सकता है जहाँ ऑलमोस्ट पूरे साल हवा चलती है, एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वरना आपका विंड मिल कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरी चीज, विंड मिल लगाने के लिए अकेला एक विंड मिल नहीं काम करता, उसके लिए हमें बहुत सारे विंड मिल लगाने पड़ते हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं विंड फार्म। और अगर मुझे मान लो 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो ये विंड एनर्जी को एक्सेस करने का जो जुगाड़ है जो हम लगा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, ये लैंड कंज्यूमिंग भी है। तीसरी चीज़, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन तो जो इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, सॉरी, जिसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा है, उसने बोला मेरे को विंड मिल, विंड फार्म बनाना है, ठीक है, तो उसको बहुत पैसे लगेंगे शुरू में। रनिंग करने में कॉस्ट नहीं है, हवा पैसे नहीं देती, लेकिन उसको शुरू में इतने बड़े विंडमिल लगाने पड़ेंगे, डायनामोस लगाने पड़ेंगे, सेटअप करना पड़ेगा, तो खर्चा बहुत है। मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है, लगाने का पैसा बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, इसमें क्या होता है, देखो विंडमिल ना ओपन रहते हैं पूरे, वहीं धूप आ रही है, बरसात आ रही है, तूफान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी जो ब्लेड्स होती हैं उसमें कोरोजन हो सकता है, वियर एंड टेयर हो सकता है, टूट सकती हैं ब्लेड ज़्यादा हवा की वजह से, मुड़ सकती हैं, बेंड हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है समय के साथ। तो कितना बड़ा आप सेटअप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं। सही बात है कि नहीं बात है। तो इस तरह से इसके ऐसे ही और एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। विंड मिल मैंने आपको अभी समझाया, विंड मिल एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या होता है, विंड मिल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि विंड एनर्जी को, विंड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, पूरा का पूरा विंड मिल सेटअप होता है, उसमें डायनामो भी अटैच करते हैं। डायनामो अटैच करने के बाद, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ऐसा विंड मिल है कोई, ड्राइंग थोड़ी मेरी खराब है भाई, देख लो है। जैसे मान लो विंड मिल है बहुत बड़ा सा, यहाँ से हवा आई, ये घूमेगा, जैसे ये घूमेगा ये किस पे कनेक्ट किया हुआ है, किस पे, शाफ्ट पे कनेक्ट किया हुआ है। शाफ्ट के थ्रू किस पे लगाया हुआ है, डायनामो जनरेटर पे लगाया हुआ है। ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से विंड की कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी, ये घूमा, कौन सी एनर्जी बन गई, मैकेनिकल, मैकेनिकल जनरेटर को मिलकर जनरेटर क्या बना देगा, इलेक्ट्रिकल। बिल्कुल सेम वही कन्वर्जन के फंडे हैं, ठीक है। अब अगर कोई आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे कि वाई विंड फ्लोज, हवा बहती क्यों है, बहती या बहता, बहवे, हवा बहवे क्यों है, हवा चलती क्यों है, विंड क्यों फ्लो होती है, रीजन दे पाओगे, मैंने वीडियो में रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है, बायोगैस, बायोमास, बायोगैस प्लांट।